नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द सेल्फ एजुकेशन इज़ पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 5 के बारे में शुरू करेंगे। क्लास 5वां जो 5वां क्लास होगा उसमें अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, मंत्रिपरिषद आज हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। जो मंत्रिपरिषद में क्या होगा, मंत्रिपरिषद होता क्या है? जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, जिसके सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है, ऐसी सलाह को वो पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए मंत्रिपरिषद जो था वो राष्ट्रपति को सलाह दिया, तो राष्ट्रपति उस सलाह को नहीं माना और उसको पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजा मंत्रिपरिषद के पास, बस एक बार। ठीक है, किंतु जब मंत्रिपरिषद उसको दोबारा बोलेगा, दोबारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए राष्ट्रपति जो होगा वो बाध्य होगा। ठीक है, वो दोबारा जो उसको सलाह देगा तो दोबारा में राष्ट्रपति का कुछ नहीं सुना जाएगा, उसकी मंजूरी हो या ना हो उसको साइन करना ही पड़ेगा उसमें। ठीक है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद उसको सलाह देगा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को जो भी सलाह देगा उसकी जांच न्यायालय में नहीं होगी। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य है मंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है, मंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। और यदि वो संसद सदस्य नहीं है, ठीक है, तो भी मंत्री पद ग्रहण करने के पश्चात 6 महीना के भीतर सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा वो मंत्री पद पर नहीं रहेगा। अगर कोई बाहर से अगर मंत्रिपरिषद जो संसद का सदस्य है या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है, ठीक है, अगर वो नहीं है तो 6 महीना के भीतर उसे सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा उसे उसे उसके पश्चात मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से जो है वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। अपवाद ये है कि कहीं कहीं जगह पे दिया गया है एक दो बुक में कि राष्ट्रपति के प्रति भी वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी होता है। नोट, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो संसद विधानमंडल का सदस्य नहीं है एक लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल में सिर्फ एक बार ही मंत्री बन सकता है। दोबारा मंत्री बनने के लिए उसे सदस्यता लेनी होगी। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वो एक बार ही मंत्री पद ग्रहण कर सकता है। दोबारा अगर उसको मंत्री पद ग्रहण करना है तो उसके लिए उसे सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, SR देसाई वर्सेस पंजाब स्टेट वाला जो केस था उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 में अनुच्छेद 75 के खंड 1 के बाद 2 नए खंड जोड़े गए, खंड क और खंड ख। खंड क में क्या बताया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो कि वो लोकसभा के जो सदस्य हैं उसकी कुल संख्या का 15% होगा। ठीक है, जो भी लोकसभा का सदस्य है उसका कुल संख्या का 15% होगा। जैसे लोकसभा के सीट जो कुल संख्या कितनी है जो अभी तक है वो 545 है, 545 है। इसका 15% जो होगा, 15% अगर निकालते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 81, तो 81.75 आएगा। तो आधा आदमी को काट के तो बना नहीं सकता, तो 81 लोगों का जो है प्रधानमंत्री के सहित 81 लोगों की संख्या होगी मंत्रियों की। खंड ख में ये बताया गया है कि संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का
सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो उसकी सदस्यता मंत्री पद के लिए अयोग्य मानी जाएगी। ठीक है। जो मंत्री होता है वो निरंतर 6 महीना तक एब्सेंट रह सकता है और 6 महीना से अगर ज़्यादा होता है तो उसका पद समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर नियुक्त पद धारण करेगा। राष्ट्रपति जो है वो शपथ मंत्रियों को दिलाता है, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है सारे मंत्रियों को। ठीक है। संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है वेतन, मंत्रियों का वेतन और भत्तों के बारे में। संसद के द्वारा निर्धारित होता है जो भी मंत्री होते हैं संसद के, उनका जो भी वेतन होता है, जो भत्ते होते हैं, वो सारे मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन। भारत सरकार समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। ठीक है। जो भी भारत सरकार के कार्य होते हैं वो सारे के सारे काम जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्यवाहियों को और सुगम के लिए मंत्रियों के बीच संबंध बनाएगा। राष्ट्रपति ही जो भारत सरकार के कार्यवाहियों और मंत्रियों के बीच में जो संबंध है उसको सुगम बनाएगा। ठीक है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है? देखिए, मंत्री परिषद जो होता है उसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री सहित राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार भी होते हैं और संसदीय सचिव भी होते हैं। और मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के सहित, और राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्रता प्रभार और राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है। तो ये दोनों में अक्सर कंफ्यूजिंग रहता है, तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, तो इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इसके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय इत्यादि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंत्रालय जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के पास में होते हैं। सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए मात्र कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को ही बुलाया जाता है। मान लीजिए सरकार कोई निर्णय ले रहा है, ठीक है, तो इसके लिए सारे मंत्रियों को नहीं बुलाएगा, जो कैबिनेट मंत्री में जो शामिल हैं उन्हीं को बुला के निर्णय लिया जाएगा। ठीक है। राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार, ये कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी होते हैं। ठीक है। ये रिपोर्ट जो होता है वो प्रधानमंत्री को करते हैं। मंत्रालय विभाग फ्री चार्ज होता है, इनका कोई मतलब ये स्वतंत्रता रहता है, स्वतंत्र प्रभार रहते हैं। इनका बस एक ही काम है कि कैबिनेट मंत्रियों का सहायता करना, कोई भी कारण से उसका सहायता करना। कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होता है। उप मंत्री ये भी स्वतंत्रता प्रभार नहीं होते हैं। ठीक है। ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री प्रशासनिक कार्य, राजनीतिक कार्य और संसदीय में सहायता के लिए होते हैं। ठीक है। ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जो होते हैं उन लोगों की सहायता के लिए उप मंत्री को रखा जाता है। संसदीय सचिव मंत्री परिषद की अंतिम श्रेणी होती है। ये इसके पास कोई विभाग नहीं होता है। जो वरिष्ठ मंत्रियां होती है संसदीय कार्य में सहायता करने के लिए, इन लोगों का जो संसदीय सचिव होता है, ये संसदीय सचिव जो होते हैं वो वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। नोट, 1967 में राजीव गांधी की सरकार के प्रथम विस्तार को छोड़कर अभी तक कोई भी संसदीय सचिव नहीं चुने गए हैं। ठीक है। और एक बात, कभी कभी मंत्री परिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाता है। अब जो उप प्रधानमंत्री को शामिल किया जाता है तो उप प्रधानमंत्री किसके किसके टाइम पे बने हैं ये भी देख लीजिए। जो सरकार बना था वो पंडित नेहरू का सरकार जब बना था तब उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे। इंदिरा गांधी की सरकार में मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई की सरकार में चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह की सरकार में जगजीवन राम थे।
और वीपी सिंह के सरकार में देवीलाल थे। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी थे। ठीक है, अब हम लोग किचन कैबिनेट के बारे में देख लेते हैं। किचन कैबिनेट क्या होता है? ये एक आंतरिक कैबिनेट होता है। ठीक है, इसमें 15 से 20 मंत्रियां होती है। प्रमुख इस सब का किचन कैबिनेट का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। किचन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री होते हैं, बाहरी लोग भी होते हैं जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड हो, प्रधानमंत्री के दोस्त यार भी होते हैं और परिवार वाले भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं मंत्रिमंडलीय समिति के बारे में। ठीक है, मंत्रिमंडलीय समिति के बारे में संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ये मंत्रिमंडलीय समिति जो होती है ये आर्थिक मामलों की जांच करता है, राजनीतिक मामलों की जांच करता है, संसदीय मामलों की जांच करता है और सुरक्षा मामलों की जांच करता है। ये समिति जो होती है इसका यही काम है। ये दो प्रकार के होते हैं, स्थायी समिति और तदार्थ यानी अस्थायी समिति। स्थायी समिति जो होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा समय की मांग के अनुसार होता है। ठीक है, इसके सदस्य जो होते हैं वो 3 से 8 सदस्य होते हैं। अध्यक्षता इसकी कौन करता है? गृह मंत्री या वित्त मंत्री करता है। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और जो अस्थायी समिति होता है समय समय पर किसी विशेष मामलों में गठित किए जाते हैं। इसका कोई परमानेंट नहीं होता है, ये कोई टाइम पे इसको गठित किया जाता है। कार्य पूर्ण होने पर इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हो रहा था तब अस्थायी समिति या तदार्थ समिति लाया गया था 1962 में। मंत्रिमंडलीय समिति की 8 सूचियां हैं। ठीक है, पहली सूची आर्थिक मामलों की समिति, पीएम अध्यक्षता करता है। नियुक्ति समिति की अध्यक्षता भी पीएम करता है। सदस्य इसमें सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री होते हैं। इसका सदस्य एक ही होता है। जो नियुक्ति समिति होता है इसका एकमात्र एक ही सदस्य होता है, पीएम और गृह मंत्री, बस। ठीक है, इसकी अध्यक्षता पीएम करेगा और गृह मंत्री इसका सदस्य होता है। सुरक्षा समिति की अध्यक्षता भी पीएम करता है। आवास समिति, संसदीय मामले पर समिति, ये सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। इसको संसदीय मामले की समिति जो होती है इसको सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक समिति, ये भी पीएम अध्यक्षता करता है। निवेश और विकास समिति, इसकी भी अध्यक्षता पीएम ही करता है। कौशल रोजगार और आजीविका समिति, इसकी अध्यक्षता भी पीएम करता है। मतलब जितने भी समितियां हैं 8 समितियों में से तो 6 समितियों की अध्यक्षता जो है वो पीएम करता है। तो क्वेश्चन अगर आता है तो पीएम अगर ऑप्शन में रहेगा, बस आवास समिति और संसदीय समिति को याद रखिएगा। तो आवास समिति और संसदीय समिति अगर याद रह जाता है तो ये दोनों को छोड़कर जो भी जिसके भी अध्यक्षता के बारे में पूछेगा तो आप पीएम को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, नोट, गृह मंत्री सभी समितियों में शामिल होता है। जो गृह मंत्री होता है, जितने 8 समिति देखे हैं 8 के 8 समिति में गृह मंत्री शामिल होता है। ठीक है, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य। अनुच्छेद 78 में जो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री जो है वो प्रशासन और कार्यकाल की जानकारी जो है वो राष्ट्रपति को देगा। अगर अलग से राष्ट्रपति कोई जानकारी पीएम से मांगता है तो उन्हें भी उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि किसी मंत्री ने अपने विभाग से संबंधित किसी विषय पर कोई निर्णय लिया है और जिसे मंत्रिपरिषद के विचार के लिए नहीं रखा गया है तो राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रधानमंत्री उसे विचार पर रखेगा। ठीक है, और चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का हो, जैसे कि मंत्री कोई भी मंत्री विभाग से संबंधित कोई विषय की जानकारी बिना बताएं राष्ट्रपति को बिना बताएं निर्णय लिया हो और राष्ट्रपति को कोई खबर नहीं है तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री उसको विचार के लिए रखेगा। उस पर विचार होगा, उसके बाद राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि ये सही है, इसको सही किया जाना चाहिए, इसको लागू किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, वो राष्ट्रपति डिसीजन लेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगला क्लास जो आपका आएगा इसके बारे में ये रहेगा 6ठा क्लास भारत का महान्यायवादी के बारे में।
ठीक है, इसको भी अभी थोड़ा देर में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है।